हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बिल्कुल बढ़िया होंगे। और हमारी जो वीडियोज आती हैं साइकोलॉजी से या पेडागोजी से रिलेटेड, वो ज़रूर देखते होंगे। आप हमें जो वीडियो बनाने अच्छा लगता है कि उसमें कोई किसी तरीके की बकवास ना हो, सिर्फ आपके लिए वो जो वीडियो हो वो खास हो। तो आज लेकर आए हम बाल मनोविज्ञान के जो सवालों पूछे जाते हैं बार बार परीक्षा में, ऐसी वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से कि बाल मनोविज्ञान में कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन रहता है हमारा, बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, कुसुमायोजन का निवारण करना, ए और बी दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या है हमारा, जो सी रहेगा। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान, मानसिक स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है, बच्चे के दिमाग पे ऊपर किसी भी तरह का कोई प्रभाव न हो। तो बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना है कि बच्चा किसी तरीके से प्रेशरलाइज न हो। दूसरा क्या है, कुसुमायोजन का निवारण करना है। अगर बच्चा किसी चीज़ के साथ समायोजन नहीं कर पा रहा है तो उसको किस तरीके से समायोजन करना सिखाया जाए कि उसके लिए क्या सही है। तो राइट ऑप्शन आपको सी है। तो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का मुख्य उद्देश्य बालक के इर्द गिर्द ही घूमता है, क्योंकि बच्चा जो है वो सबके लिए क्या होता है, समाज के लिए या शिक्षक के लिए क्या होता है, सर्वोपरि होता है। तो बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सारे कार्य किए जाते हैं। तो राइट ऑप्शन आपको पता चला सी रहेगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या करना चाहिए। बच्चे को दंड देना चाहिए। गलत ऑप्शन की, कभी भी दंड के द्वारा कोई बच्चा नहीं सुधरता, बड़े बड़े नहीं सुधरते तो बच्चा क्या। नेक्स्ट दिया गया है, बच्चे को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। टीचर के लिए भी ये बात भी सौभाग्य नहीं देती है कि बच्चे को नेगलेक्ट कर दे। तीसरा ऑप्शन क्या दिया गया, बच्चे को परामर्श देना चाहिए। ये थोड़ा सही है, तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए, बिल्कुल गलत है। तो थोड़ा ऑप्शन जो सही है वो सी है, बच्चे को परामर्श देना चाहिए, उसको सजेशन देना चाहिए कि आप किस तरीके से क्लास में आप बैठकर कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। विशेषता नहीं है, ये ध्यान दे, स्वेच्छाचारी के बच्चों को अपनी मर्जी से छोड़ दे कि उसको जैसा करना वो करता रहे, बिल्कुल रोंग है। जनतांत्रिक, ये सही है। सहानुभूतिपूर्ण हो, ये भी सही है। वांछनीय सूचनाएं देने वाला, ये भी सही है। कि अच्छे शिक्षण की विशेषता, तीन जो विशेषता हैं वो तीनों सही हैं। जनतांत्रिक भी होना चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण भी होनी चाहिए और वांछनीय सूचनाएं देने वाले होने। स्वेच्छाकारी अगर बच्चा होता है तो वो अपने आप को डुबो लेगा, उसे रास्ता दिखाने वाला कोई तो होना चाहिए ताकि वो अच्छे रास्ते पर चल सके और समाज में एक अच्छा व्यक्तित्व अपना बना सके, अच्छा व्यवहार समाज के लिए ला सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है। मूल्यों को महत्व बताना, मूल्यों की पालना न करने पर दंडित करना, अध्यापक के व्यवहार को मूल स्थापन करना, उपरोक्त सभी। देखिए प्राथमिक स्तर क्या होता है, जब बच्चा बेसिक जो शिक्षा ग्रहण करता है तो वो होता है प्राथमिक स्तर, जो हमने माना 1st to 5th तक चलता है। तो राइट ऑप्शन की सर्वोत्तम विधि है, अध्यापक के व्यवहार में मूल स्थापन होना चाहिए। यानी जैसा अध्यापक का व्यवहार होगा बच्चा भी वैसे ही सीखेगा और अपने नई नई क्रियाओं के द्वारा क्या करता है, बच्चा अध्यापक को दिखाता है। और अगर अध्यापक उसको उत्साहित करने वाला है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, बच्चे की संज्ञात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्याजे की संरचना है। जिन प्याजे से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जो छूट गया था क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो अनुबंधन है, प्रबलन है, स्कीमा है या अवलोकन अधिगम है। तो राइट आंसर क्या रहेगा हमारा, सी रहेगा, स्कीमा। बच्चों की संज्ञात्मक विकास के संदर्भ में प्याजे की ये संरचना रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, बाद के रिश्ते के लिए अभ्यास कहा जाता है। विकासात्मक समाजीकरण, द्वितीय समाजीकरण, प्राथमिक समाजीकरण, अग्रिम समाजीकरण। बाद के रिश्ते के लिए पूर्व अभ्यास। देखिए रिश्ता कोई बाद में बनता है लेकिन अभ्यास हमारा पहले वाला ही होता है। तो उस पूर्वाभ्यास को हम क्या कहेंगे,
तो विकासात्मक समाजीकरण ये भी नहीं है, द्वितीय प्राथमिक नहीं। तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा हमारा, डी रहेगा, अग्रिम समाजीकरण। अग्रिम यानी आगे से, पहले से ही इस चीज़ का हमें पता था, लेकिन रिश्ता बाद में जुड़ा तो उसके ऊपर भी हम वैसा ही फॉलो करेंगे। तो इसलिए हमारा जो राइट ऑप्शन क्या रहेगा, डी रहेगा, अग्रिम समाजीकरण। तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, एक बच्चे की आयु 12 वर्ष तथा बुद्धि लब्धि 75 है, तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी। देखिए बच्चे की आयु तो क्या है 12 वर्ष है, लेकिन बुद्धि लब्धि 75 है। अगर आपको पता हो, अगर आपने कभी भी बुद्धि के बारे में सीखा हो, ये जो फार्मूला है, तो हमारी जो सामान्य जो बुद्धि लब्धि होती है वो 90 होती है सामान्य बच्चे में, लेकिन यहाँ पर जो बुद्धि लब्धि है वो क्या दिखाई गई है, 75 दिखाई गई है। तो उस बच्चे की मानसिक आयु क्या होगी, तो 8 वर्ष होगी, 9 वर्ष होगी, 12 वर्ष होगी या 10 वर्ष होगी। तो एक बच्चे की जो आयु 12 वर्ष है लेकिन बुद्धि लब्धि 75 है, तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी। तो राइट आंसर आपको पता चला 9 होगी। तो इससे रिलेटेड एक फार्मूला आता है कि किस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं किसी भी बच्चे की मानसिक एज और उसके जो वास्तविक एज के द्वारा उसका एज कैसे निकालते हैं, तो उसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो फार्मूला क्या हमारे, बुद्धि लब्धि एक गणना है, ये आपको पता है, जिसकी बुद्धि का आंकलन लगाया जाता है। तो जर्मनी का एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था, विलियम स्टर्न, और दूसरे कौन थे, अल्फ्रेड बीने। इन्होंने प्रतिपादित किया गया था बुद्धि को। तो बुद्धि लब्धि को हम क्या बोलते हैं, IQ बोलते हैं। तो मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु और गुणा में क्या करेंगे, उसको 100 करेंगे। यानी जैसे ऊपर दिया गया था कि बच्चे की मानसिक आयु इतनी है, वास्तविक आयु इतनी है और उसकी बुद्धि लब्धि इतनी है। तो इस तरीके से इस फार्मूले के माध्यम से हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी बच्चे की बुद्धि लब्धि या उसकी एज को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 1882 ईस्वी में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया। कैटल ने, गाल्टन ने, अल्फ्रेड बीने ने, वुडवर्थ ने। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो सी रहेगा। 1882 ईस्वी में जो मनोवैज्ञानिक था अल्फ्रेड बीने, उनके द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए एक प्रयोगशाला का निर्माण किया था। और अल्फ्रेड बीने ने अभी अभी मैंने बताया था किसके ऊपर अपना अध्ययन किया है, बुद्धि के ऊपर अध्ययन किया है कि किस तरीके से हम किसी भी इंसान की मानसिक एज और वास्तविक एज को निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक की जन्म से 2 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक, 7 वर्ष से किशोरावस्था तक या किशोरावस्था में। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो बी रहेगा। स्व केंद्रित का मतलब क्या होता है, सिर्फ अपने ऊपर जब बच्चा ध्यान देता है उस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, स्व केंद्रित अवस्था या अपने आप पर के बारे में सोचने वाली अवस्था बोलते हैं। तो जो ये अवस्था होती है वो 3 से 6 वर्ष तक की होती है, जिसको हम बाल्यावस्था के नाम से जानते हैं। और बाल्य अवस्था कहो या बचपन की अवस्था कहो तो 3 से 6 वर्ष तक के बीच में होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारा, नवजात शिशु का भार होता है 6 पाउंड, 7 पाउंड, 8 पाउंड या 9 पाउंड। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो बी रहेगा। 7 पाउंड माना जाता है नवजात शिशु का जो भार होता है, लगभग 2.5 से 3 किलो तक के बीच में। ये भी कह सकते हैं आप 2 से 3 किलो के बीच में जो मोस्टली जो भार होता है बच्चे का, उसको हम क्या किस नाम से जानते हैं, 7 पाउंड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा जो बच्चों से ही रिलेटेड है, जो साइकोलॉजी या पेडागोजी दी गई है। तो क्वेश्चन आता हमारा, आवश्यकताओं का पदानुक्रम प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य है जिसके अनुसार द्वारा प्रतिपादित किया गया है। यानी जो आवश्यकता के जो सिद्धांत हैं तो वो सिद्धांत किसने दिया है, तो मास्लो ने, प्याजे ने, पावलोव ने या फ्राइड ने। ये जो सिद्धांत है आवश्यकता का पदानुक्रम, ये किसने दिया है, मैस्लो ने दिया है। और इसके बारे में पूरी डिटेल से मैस्लो के जो सिद्धांत है पूर्ण डिटेल से आपको बता दिया गया है। अगर पूरी जानकारी चाहिए तो पिछली वीडियो में पूर्ण जानकारी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है।
तो सत्य बताना। बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। बच्चे जब त्रुटियां करते, जब शिक्षक सौम्य हो या उसे उन त्रुटियों करने पर दंड न देता हो। बच्चे की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन है और उसे चाहिए कि उन्हें डांट दे, उन पर स्थान ना दे। असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं। तो आपको इसमें से सही कथन बताना है। देखिए पहला ऑप्शन में क्या दिया गया है, बच्चे की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है कि हम गलती बार बार गलती करते हैं तो उससे हमें कुछ सीखने को मिलता है। जब वही काम दोबारा करते हैं तो कुछ उसमें नया करते हैं और गलती कम करने की कोशिश में कार्य को सही ढंग से करने का पूरा प्रयत्न करते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा एक रहेगा। 2 में देखिए, बच्चे जब त्रुटियां, शिक्षक उसको दंड दे या डांट दे, ये भी कोई सही नहीं है। और सी में भी दिया गया कि डांट देना, उन पर ध्यान देना, ये कोई सही ऑप्शन नहीं है। और असावधानी कर बच्चे त्रुटियां, ऐसा नहीं होता है, त्रुटि किसी से भी हो सकती है। तो राइट आंसर आपको क्या रहेगा, ए रहेगा। तो आप सभी को पता चला ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? सुगमकर्ता की, अनुदेशनकर्ता की, प्रशिक्षक की या नियंत्रणकर्ता की? देखिए देखने से तो सारे जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट लग रहे हैं, लेकिन सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका क्या होती है कि शिक्षक जो है हमें हर काम को सुगम तरीके से सिखा सके। सुगम करता यानी राइट ऑप्शन क्या रहेगा, ए रहेगा। सुगम करता का मतलब है अच्छे तरीके से सिखाना, जिसके अंदर अनुदेशन भी आ जाएगा और वो साथ में हमें प्रशिक्षक भी कर रहा है और साथ में हमारे को नियंत्रण भी कर रहा है। तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा, सबसे प्रायोरिटी जिस ऑप्शन को जाएगी वो ए रहेगी, सुगम करता। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, प्रश्न अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण है? तो सत्य शोध के, एल्गोरिदम के, मानसिक वृत्ति के या प्रक्रियात्मक स्थिरता के? तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो रहेगा ए, सत्य शोध। यानी पश्य अन्वेषण तथा साधन जो साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण रहे हैं, वो राइट ऑप्शन हमारा ए रहा है, सत्य शोध के एग्जाम्पल्स रहेंगे। तो राइट ऑप्शन आपको पता चला ए। पश्य अन्वेषण तथा साधन साध्य विश्लेषण करना किसके उदाहरण है? खुद के ऊपर शोध करना, यानी खुद से अपना कार्य की रिसर्च करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अब जो हमारे क्वेश्चन रहेंगे वो बुद्धि से रिलेटेड रहेंगे, क्योंकि बुद्धि के सिद्धांत से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए बुद्धि के ऊपर क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन जो रहेगा बुद्धि से, निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि को एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया है? तो देखिए सामान्य बुद्धि की तो अवधारणा की आलोचना की है और बुद्धि को क्या माना है, एक वैकल्पिक सिद्धांत में प्रस्तावित किया है। जीन प्याजे ने, जीन प्याजे तो आपको पता है संज्ञात्मक विकास किया है। लेव वाइगोत्स्की ने या हार्वर्ड गार्डनर ने या चार्ल्स स्पीयरमैन ने? तो आपका जो आंसर रहेगा वो ए रहेगा, हार्वर्ड गार्डनर जी ने बुद्धि की, जो सामान्य बुद्धि की है तो अवधारणा को आलोचना की है और बुद्धि को एक वैकल्पिक सिद्धांत में प्रस्तावित किया है। क्योंकि जो बुद्धि है वो कई तरीकों से सोचती है, बुद्धि सिर्फ सामान्य नहीं सोचती है, बुद्धि के द्वारा ही पता नहीं कितनी चीज़ों की खोज की जाती है। अगर हमारे अंदर बुद्धि नहीं है तो हम किसी चीज़ के ऊपर कोई रिसर्च नहीं कर सकते हैं। तो ये किसका है, हार्वर्ड गार्डनर का। अब हार्वर्ड गार्डनर के बारे में पूरी जानकारी आपको देते हैं। हार्वर्ड गार्डनर ने तर्क दिया कि बुद्धि एकल एकात्मक गुण नहीं है, यानी एक ही नहीं है, एकल नहीं है, बल्कि विभिन्न क्षमताओं का एक संग्रह है। तो मैंने अभी भी ये आपको बताया है कि बुद्धि के द्वारा हम जितने भी कार्य है हमारे संसार में तो किसके माध्यम से करते हैं, बुद्धि के माध्यम से ही करते हैं। दूसरी ओर अब चार्ल्स स्पीयरमैन एक मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने सामान्य बुद्धि यानी जी कारक की अवधारणा पेश की है। सामान्य बुद्धि, जी का मतलब कई बार क्वेश्चन में ये भी आता है कि जी का मतलब क्या होता है, जर्नल। तो स्पीयरमैन ने क्या किया है, सामान्य बुद्धि यानी जर्नल कारक की अवधारणा पेश की है। उन्होंने तर्क दिया कि एकल अंतर्निहित कारक है जो सभी बौद्धिक क्षमताओं में योगदान देता है। स्पीयरमैन के सिद्धांत को बहुत सरल होने तथा लोगों के बुद्धिमान होने के विभिन्न तरीकों में ध्यान न रखने के लिए उनकी क्या की गई है,
आलोचना की है। तो यह आलोचना किसने की है? हावर्ड गार्डनर ने की है, जिन्होंने बुद्धि को क्या माना है? एक विभिन्न अक्षमताओं का क्या माना है? एक संग्रह माना। तो कई बार क्वेश्चन ये भी आता है, बुद्धि को विभिन्न अक्षमताओं का संग्रह किसने माना है? तो आपको ये बात भी याद रखनी है, हावर्ड गार्डनर जी ने ये माना है। और बुद्धि को एकल और एकात्मक किसने माना है? तो ये बात आपको याद रखनी है, स्पीयरमैन ने माना है। और स्पीयरमैन ने कौन सी अवधारणा पेश की है? तो सामान्य बुद्धि की, या जी का मतलब होता है जनरल कारक की अवधारणा दिए। कई बार ये ही पूछ लिया जाता है कि जी का मतलब क्या होता है, यानी जी का कारक का अर्थ क्या है? तो सामान्य या जनरल कारक से इसका रिलेट किया गया है। अब आता है दूसरों के मूड, स्वभाव, प्रेरणा और इरादों का पता लगाने और उचित प्रतिक्रिया देने की अक्षमता को हम क्या कहते हैं? कि दूसरों का मूड कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है, उनके प्रेरणा कैसे दे रहे हैं, उनके इरादे कैसे हैं, इनका पता लगाने की जो अक्षमता होती है उसको हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक। ये जरूरी नहीं है कि ये प्राकृतिक हमारे अंदर ये सारी यानी जो अक्षमता हो। अंतर्वैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक का मतलब क्या होता है? सिर्फ हम अपने बारे में सोचना, हमारे मूड के बारे में, हमारे कार्यों के बारे में, ये होता है अंतर्वैयक्तिक। लेकिन पारस्परिक, पारस्परिक क्या होता है? परस्पर संबंध बनाना। पारस्परिक का मतलब क्या होता है? इन चीज़ों के बारे में परस्पर संबंध बनाना, कि दूसरे का मूड कैसा है, उसका स्वभाव कैसा, प्रेरणा कैसा है, इसके इरादे कैसे हैं। तो राइट ऑप्शन आपका सी रहेगा, आपस में परस्पर संबंध बनाना, एक प्रतिक्रिया देने की अक्षमता। चिकित्सा का मतलब होता है किसी के बारे में, यानी मेडिकल जो जांच वगैरह करना, उसके शारीरिक जो दर्द तकलीफ है उसके बारे में जानकारी देना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्धि परीक्षणों के संदर्भ में सही है? बुद्धि परीक्षण केवल शाब्दिक होते हैं, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम बिना लिखे भी शब्दों के माध्यम से नहीं, बल्कि हम बिना बोले भी कुछ बातें कह देते हैं। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में बहुत से कथन है, ये भी गलत है। बुद्धि परीक्षण का प्रयोग हम किसी भी आयु वर्ग के लिए कर सकते हैं, ये थोड़ा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया, बुद्धि परीक्षण का प्रयोग हम उसी आयु वर्ग पर ही कर सकते हैं जिसके लिए वह बना है। देखिए बुद्धि ऊपर वाले में क्या दिया गया, जो थर्ड ऑप्शन है, बुद्धि परीक्षण का प्रयोग हम किसी भी आयु वर्ग के लिए कर सकते हैं, ये ठीक है। लेकिन हम पहले बच्चे की एज भी तो देखेंगे कि भाई वो बच्चा है या युवा है या बूढ़ा है, तो उसी के ऊपर हम क्या कर सकते हैं? उस आयु वर्ग के ऊपर परीक्षण कर सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन रहेगा कि इसमें क्या दिया है कि बुद्धि परीक्षण का प्रयोग हम उसी वर्ग पर ही कर सकते हैं जिसके लिए वह बना है, कि भाई जितनी बच्चे की एज होगी उतनी ही उसी प्रकार की बच्चे की हम बुद्धि का परीक्षण करेंगे। और बुद्धि कारक का सिद्धांत है, उसमें आपको ऑप्शन भी बता दिए जाएंगे कि किस तरीके से हम जो बुद्धि का कार्य यानी वास्तविक बुद्धि में और एज में कैसे डिफरेंस मानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो अभी भी ऊपर क्वेश्चन में आ चुका था, स्पीयरमैन ने तो एक ही बुद्धि का किया है, थ्रस्टन ने, कैटल ने या गार्डनर ने। तो किसने किया है बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन? याद रखना, बहुत बार पेपर में आता है, तो गार्डनर ने इसका दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने। द्विकारक में दो सिद्धांत दिए गए हैं, अभी मैंने पहले आपको बता दिया। उनके सिद्धांत के अनुसार बुद्धि में दो कारक हैं, एक तो जनरल, और जी का मतलब क्या होता है? जनरल यानी सामान्य कारक, और एस यानी स्पेशल, स्पेशल का मतलब यानी विशिष्ट कारक का प्रतीक है। तो द्विकारक जो सिद्धांत है आपको याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। जी भी पूछ सकते हैं आपसे, एस भी। तो जी का मतलब क्या होगा? सामान्यकृत कारक होगा जिसमें जनरल होगा, और सेम एस जो है उसमें स्पेशल या विशिष्ट कारक का प्रतीक होगा। तो दोनों आपको याद रखने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे स्पीयरमैन के सिद्धांत। नेक्स्ट आता है, समूह कारक सिद्धांत किसने दिया है? तो समूह कारक जो सिद्धांत है वो किसने दिया है? थ्रस्टन ने। तो याद रखना है, एक कारक किसने दिया, द्विकारक किसने दिया है, समूह कारक किसने दिया, तो समूह कारक किसने दिया? थ्रस्टन ने ये सिद्धांत दिया। सिद्धांत जो जोर देता है कि बुद्धिमत्ता सामान्य या विशिष्ट कारक नहीं है, बल्कि 7 विभिन्न प्राथमिक मानसिक अक्षमताओं का संयोजन है। यानी एक समूह बना दिया अगर, जिसमें कौन कौन से समूह में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं, जिसमें स्थानीय, अवधारणात्मक, संख्यात्मक, मौखिक आदि शामिल है। तो आपको सिर्फ ये बात याद रखनी है कि समूह कारक जो सिद्धांत है वो किसने दिया है? तो वो किसने दिया है? थ्रस्टन ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इतनी गहराई जो नीचे दी गई है कि कौन कौन सी इसके अंदर 7, सिर्फ याद रखो तो 7 विभिन्न प्राथमिक मानसिक अक्षमताओं का संयोजन है। ये याद रखना जरूरी है कि कौन कौन सी मानसिक जो अक्षमताएं हैं इसमें कौन कौन सी आती हैं। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा आपको क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है हमारा,
तरल और क्रिस्टलीकृत बुद्धि सिद्धांत किसने दिया? तो याद रखना, तरल और क्रिस्टलीकृत बुद्धि सिद्धांत है वो किसने दिया? कैटल ने दिया है। तो आरबी कैटल ने तरल और क्रिस्टलीकृत बुद्धि का सिद्धांत प्रस्तावित किया है। तो आपको सिर्फ बात यही याद रखनी है कि किसने दिया है, तो किसने दिया है? वो कैटल ने। आके आप पूरी लिस्ट बना सकते हो कि कौन कौन से बुद्धिकारक सिद्धांत किस किसने प्रतिपादित किए हैं। तो उन्होंने प्रस्ताव दिया था कि सामान्य बुद्धि दो कारकों से बनी होती है। वो कारकों है जो कि विशिष्ट लेकिन सहसंबंध है। तो ये किसका कहना था? ये कैटल का कहना था कि तरल और क्रिस्टल बुद्धि का जिन्होंने सिद्धांत दिया है, बाद में उन्होंने कहा कि सामान्य बुद्धि दो कारकों से बनी हुई होती है, जिसके अंदर विशिष्ट लेकिन जो सामान्य है लेकिन विशिष्ट के साथ संबंध बनाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण नहीं है? अब आपको पूरी डिटेल में बताएंगे कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण क्या होता है और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण क्या होता है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि भाई जो सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण नहीं है, तो आर्मी बीटा परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण, शिकागो परीक्षण, रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, ये सारे जो इसमें से नहीं बताना आपको। तो सामूहिक अशाब्दिक जो बुद्धि परीक्षण है वो आर्मी अल्फा परीक्षण नहीं है। बाकी जो है आर्मी बीटा परीक्षण, शिकागो परीक्षण या रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, ये जितने भी परीक्षण हैं तीनों के तीनों ये सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण हैं। लेकिन जो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण नहीं है, ये नोट डाउन कर ले, ये आर्मी अल्फा जो परीक्षण है वो सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण नहीं है। बाकी सारे के सारे क्या हैं? सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण हैं। तो नाम भी इनके याद कर लें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा, तो अभी अभी आपको बताया कि कौन कौन से हैं। तो बुद्धि के सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण को भाषा के उपयोग की आवश्यकता नहीं, ये एक समय से व्यक्तियों के एक बड़े समूह के लिए लागू होते हैं। ये अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण अभी अभी मैंने आपको बताया था, जिसमें आर्मी बीटा और शिकागो नॉन वर्बल टेस्ट हैं, और एक कौन सा था ये मैंने डिटेल में भी डाल दिए हैं कि ये परीक्षण जो होते हैं हमारे किसके अंदर आते हैं? सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण भाषा की आवश्यकता जिनके लिए नहीं होती है, इनके अंदर ये शामिल है। ये तो है हमारा क्यों कौन सा बुद्धि के सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के अंदर जो शामिल किए गए हैं। आगे देखते हैं, सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में शामिल हैं, ये आपको नोट डाउन कर लें। सेना का बीटा टेस्ट या परीक्षण या अनपढ़ बच्चों के पैटर्न की पहचान का परीक्षण करने के लिए चित्रों और प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। शिकागो परीक्षण, शिकागो परीक्षण, इस परीक्षण में उपयोग जो बधिर बच्चे होते हैं जिनको पढ़ने में भाषा की कठिनाई वाले बच्चों की बुद्धि को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आता है प्रगतिशील जो राजस्व परिपक्वता परीक्षण, बच्चों की अमूर्त तर्क, उच्च स्तरीय अवलोकन कौशल, बुद्धि, अक्षमता आदि को मापने के लिए किया जाता है। तो ये सारे परीक्षण हैं जो आपसे पेपर के अंदर पूछ लिए जाते। वैसे इतनी गहराई में नहीं पूछते, फिर भी हमने ये क्वेश्चन डाल दिया गया है कि इसको डिटेल में बता दिया गया है ताकि आपको शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और अशाब्दिक बुद्धि के परीक्षण के अंदर अंतर पता चल सके। तो आइए नेक्स्ट आता है हमारा, बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है? देखिए, बहुबुद्धि का सिद्धांत है, अभी अभी मैंने आपको सारे सिद्धांतों के बारे में बताया कि कौन सा सिद्धांत किसने दिया। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत आपको याद रखना, किसने दिया तो कमेंट करके बताए, क्वेश्चन पहले आ चुका है। तो इसमें बताया गया एक एयरफोर्स पायलट बनना हमें, और उसके लिए कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है। वैसे बुद्धि अलग है, मैंने आपको बताया है कि टीचर के लिए भी बुद्धि की आवश्यकता है, इंजीनियर के लिए भी, डॉक्टर के लिए। बुद्धि तो एक है लेकिन वो काम क्या करती है? अनेक करती है। तो यहाँ पर कौन सी बुद्धि के बारे में बताया गया है? एयरफोर्स पायलट क्या होता है? हमेशा गतिमान रहता जो पायलट है, यानी जो वो एयरप्लेन जो उड़ाएगा वो गतिमान होते हैं। तो इसलिए उसके लिए कौन सी बुद्धि की आवश्यकता होती है? तो आपको पता, गतिक बुद्धि की उसके लिए आवश्यकता है कि उसको उसके बारे में पूर्ण जानकारी पता होनी चाहिए। तो राइट आंसर आप सभी को पता चला, सी, गतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अभी अभी आपको पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन। स्टैनफोर्ड बिने ने किसका मापन करता है?
तो व्यक्ति तत्वों का, पठन दक्षता का या बुद्धि का, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है अल्फ्रेड बिने जी ने किसका मापन किया है, तो बुद्धि का परीक्षण का मापन उन्होंने किया है, यानी और बुद्धि को पूर्ण रूप से उन्होंने दिखा कि कैसे, ये सिद्धांत हमने पहले ही आ चुका था कि हमारी वास्तविक एज, मानसिक एज और मल्टीप्लाई 100 क्या होता है, तो जिसके द्वारा हम एक बच्चे की एज, उसकी वास्तविक एज और मानसिक एज निकाल सकें। तो ये किसने किया है, तो आपको ये याद रखना, टर्मन का नाम मिलेगा और दूसरा स्टैनफोर्ड बिने का नाम आपको बुद्धि के लिए मिलेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारा, एक बच्चे में दूसरों का इरादा और इच्छाओं को समझने की अक्षमता है, यह बुद्धि किस स्वरूप को दर्शाती है। देखिए एक बच्चा है, वो दूसरे के इरादे कैसे हैं, उसकी इच्छाएं कैसी हैं, उसकी अक्षमता को दर्शाती है, तो ये कौन सा स्वरूप को दर्शा रही है, स्थानिक बुद्धि, अंतःवैयक्तिक बुद्धि, अंतरावैयक्तिक बुद्धि या प्राकृतिक बुद्धि। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो क्या रहेगा, वो सी रहेगा। अंतःवैयक्तिक बुद्धि को दर्शाती है कि एक बच्चे में दूसरों के इरादे को और इच्छाओं को समझने की अक्षमता है। तो वो अंतःवैयक्तिक कि वो पहले से सोच सकता है कि ये कब आता है हमारे अंदर, कि जब हम बहुत दिनों से एक साथ रह रहे हैं, या अगर कुछ ऐसी फीलिंग जस्ट कि दूसरे को देख कर भी आ जाती है कि ये आदमी कैसा हो सकता है। तो ये अंतःवैयक्तिक बुद्धि क्या है, एक स्वरूप को दर्शाती है कि हमारे अंतर जो बुद्धि होती है वो बता सकती है कि हम इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं या ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये बात सबके ऊपर लागू होती है, एक बच्चे के ऊपर से वैसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, हार्वर्ड गार्डन के बहुबुद्धि MI सिद्धांत से पता चलता है। तो आपको ये भी पता चल गया, आप क्वेश्चन पहले भी आ चुका था लेकिन मैंने दोबारा आ गया कि हार्वर्ड गार्डन ने किसका सिद्धांत दिया है, बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। MI का कैसे पता चलता है, MI कैसे निकालेंगे आप, मेंटल इंटेलिजेंस को जिसमें आता है, शिक्षकों की विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए एक वैकल्पिक तरीकों को तैयार करने के लिए एक रूपरेखा के रूप में MI का उपयोग करना चाहिए। B दिया गया है, अक्षमता नियति है और समय के साथ नहीं बदलती है, प्रत्येक बच्चे के प्रत्येक विषय का 8 अलग अलग तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियों का विकास हो सके। ऑप्शन C क्या दिया गया है, बुद्धि पूरी तरह से बुद्धि परीक्षणों द्वारा निर्धारित की जाती है। देखिए स्टेटमेंट इतनी लंबी दी गई हैं कि बच्चा पढ़ते पढ़ते वैसे ही बोर हो जाता है, लेकिन पहला स्टेटमेंट मैंने पहले भी बताया था, अगर किसी क्वेश्चन के स्टेटमेंट ज़्यादा लंबे आते हैं तो खासकर पहला वाला जो ऑप्शन होता है वो राइट होता है। तो पहले में क्या दिया गया, शिक्षकों को विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए वैकल्पिक तरीकों को तैयार करने के लिए एक रूपरेखा के रूप में MI का उपयोग करना चाहिए। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, एक ही रहेगा। दूसरे में दिया गया अक्षमता नियति है, समय के साथ नहीं बदलती है, ये भी हमारा आंसर सही नहीं है। तीसरे में आपको बताया क्या दिया, प्रत्येक बच्चे के प्रत्येक विषय को 8 अलग अलग तरीकों में पढ़ाया जाना चाहिए। ऐसा संभव नहीं हो सकता है क्योंकि प्रत्येक बच्चे के ऊपर इतना फोकस करना एक टीचर के लिए संभव नहीं है, टीचर के लिए सारे बच्चे बराबर हैं। डी ऑप्शन दिया गया, बुद्धि पूरी तरह से बुद्धि परीक्षणों द्वारा निर्धारित की जाती है, ये जरूरी नहीं, टीचर अपने उस समय जैसे तरीके होंगे वैसे ही अपनाएगा जैसे उसको जरूरत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बुद्धि से क्या तात्पर्य है, अमूर्त विचारों की योग्यता, ये भी सही है, ज्ञान अर्जन की योग्यता, ये भी सही है, कार्य करने की योग्यता, ये भी सही है। उपरोक्त सभी तो आपको पता है, अगर बुद्धि नहीं होगी तो हम इनमें से कोई कार्य नहीं करना है। तो हम अमूर्त विचारों की योग्यता है, यानी किसी चीज़ के बारे में सोच सकते हैं या किसी चीज़ के बारे में ज्ञान अर्जन या कार्य कर सकते हैं, तो बुद्धि के बिना ये सारे कार्य संभव नहीं, तो उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, बुद्धि की प्रमुख विशेषताएं हैं, जन्मजात, अर्जित, सामाजिक, व्यक्तिगत। वैसे तो हम देखें तो बुद्धि के अंदर जो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हम कहाँ से बुद्धि प्राप्त करते हैं, तो बुद्धि जो होती है वो हमें जन्मजात ही प्राप्त करते हैं, क्योंकि हमारा जब जन्म होता है तब से हमें, यानी बच्चे की जो एक्टिविटी है उसको देखकर पता चलता है कि बच्चा जो है वो एक्टिव है या जो पैसिव है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, अगर बच्चे के अंदर बुद्धि ज़्यादा है तो जल्दी ही सारे कार्य करने लग जाता है, बातों को समझना, चलना फिरना, सारा कार्य करना, तो जन्मजात होती है बुद्धि की विशेषता में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बुद्धि का अधिकतम विकास कब होता है, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में,
किशोरावस्था में या प्रौढ़ावस्था में? तो राइट आंसर क्या रहेगा हमारा, वो सी रहेगा, किशोरावस्था में। बुद्धि का अधिकतम विकास कब होता है? किशोरावस्था में। किशोरावस्था आप सभी को पता है, ये जो हमारी थर्ड अवस्था में आती है, जिसमें बच्चा अपने भविष्य का निर्धारित कर सकता है कि उसको अच्छा बनना या बुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, किस मनोवैज्ञानिक ने सृजनात्मक को सामान्य बुद्धि कहा है? सृजनात्मकता एक आपको पता है सृजनशील बच्चा होना, क्रिएटिव होना, तो इसके बारे में जो सृजनात्मकता को सामान्य बुद्धि किसने कहा? बर्ट ने, जैक्सन ने, कोगन ने, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका रहेगा बी, बर्ट ने ये बात कही है कि सृजनात्मकता को सामान्य बुद्धि के नाम से पुकारा है। तो आपको याद रखना किसने बोली है बात, बर्ट ने। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा बुद्धि से ही रिलेटेड रहेगा आपका, बुद्धि अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता है, यह परिभाषा किसने दी है? थोर्नडाइक ने, स्किनर ने, ट्रमन ने या बर्मिकम ने? तो ये बात मैंने आपको बताई भी है कि अगर बुद्धि के बारे में जिसने जो परिभाषा दी है वो कौन रहे हैं? दो रहे हैं, अल्फ्रेड बिने और ट्रमन। तो बुद्धि अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता, यह बात किसने कही है? तो ये बात रही कही है ट्रमन ने। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा बुद्धि से रिलेटेड, तो किसने बात बोली है? ट्रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है, यह कथन किसने कहा है? तो क्या बोला? बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है, बिने का, स्टेन का, मॉल्टन का या ट्रमन का? तो बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है, तो ये चीज़ किसने बोली है? तो राइट ऑप्शन रहेगा सी, मॉल्टन ने। मॉल्टन ने क्या बोला है कि जो बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो होती हैं मनुष्य को जन्मजात ही मिलती हैं, और हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हमारी जो बुद्धि का विकास या डेवलपमेंट होता जाता है। तो राइट ऑप्शन आपको पता चला। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की अक्षमता है, यह कथन किसने किया है? वुडवर्थ का, ट्रमन का, वुल्ड्रो विल्सन का या रास का? तो राइट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा हमारा सी, वुड्रो विल्सन का। बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की अक्षमता है, ये किसने बोला है? वुड्रो विल्सन ने कहा है। 3-4 स्टेटमेंट आपको बताई गई हैं, ये सारी स्टेटमेंट नोट डाउन कर ले, क्योंकि इनमें से एक जो स्टेटमेंट है वो आने की पूर्ण संभावना आपके पेपर में, एस्टेट से रिलेटेड कोई भी पेपर जो आपका होगा, तो नोट डाउन जरूर करें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा बुद्धि से ही रिलेटेड रहेगा, भारत में बुद्धि परीक्षण का आरंभ हुआ, बात भारत की आई है, इससे पहले जो ये नाम आपने पढ़े हैं, ट्रमन, अल्फ्रेड बिने है, मॉल्टन है, एस्ट्रन है, ये हमारे जो मनोवैज्ञानिक नहीं रहे हैं, तो इन हमारे भारत में बुद्धि परीक्षण कब हुआ है? तो बात आपको याद रखनी है, वो हमारा जो देश में हुआ है वो 1920 में हुआ है। इससे पहले जो बुद्धि के बारे में जो परीक्षण किए गए हैं वो कोई अमेरिका का, कोई यूरोपियन निवासी हैं, तो इस तरीके से रहे, क्योंकि उस समय जब ये सारे देशों में चल रहा था, उस समय हमारा देश क्या था? गुलाम चल रहा था, तो हमारे देश में 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बुद्धि तर्क, निर्णय एवं आत्म आलोचना की योग्यता एवं अक्षमता है, यह कथन किसका है? तो बुद्धि तर्क देना है या निर्णय करना है या आत्म आलोचन करने की एक योग्यता है कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, तो ये बात किसने बोली है? तो ट्रमन ने, थोर्नडाइक ने, गाल्टन ने या विने ने? तो राइट आंसर क्या रहेगा हमारा? डी रहेगा, विने ने ये कहा है कि बुद्धि तर्क, निर्णय और आत्म आलोचन की योग्यता या अक्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना, थोर्नडाइक को, साइमन को, विने को, स्पेरमैन को। तो राइट आंसर आपका सी रहेगा, विने ने ये बात बोली है, बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता किसे माना गया है? अल्फ्रेड बिने को माना गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, बुद्धि परीक्षण सर्वप्रथम किस देश में आरंभ हुआ है? ब्रिटेन में, अमेरिका में, जर्मनी में या भारत में?
तो ये बात तो आपको क्लियर हो गई है कि सामूहिक बुद्धि परीक्षण सबसे पहले भारत में तो नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे देश ने तो कोई भी परीक्षण करना जो कार्य किया है वो 1920 में किया है। तो ब्रिटेन, अमेरिका या जर्मनी। तो सबसे ऊपर जो सबसे ज़्यादा विकसित कंट्री है वो कौन सी है? अमेरिका। तो सामूहिक बुद्धि परीक्षण सर्वप्रथम कौन से देश ने आरंभ किया है? तो राइट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? सी रहेगा। अमेरिका ने सामूहिक बुद्धि परीक्षण सबसे पहले किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, के प्रतिपादक हैं विलियम स्टर्न, बिने साइमन, स्पीयरमैन या विलियम कोकस। तो राइट ऑप्शन जो रहेगा हमारा वो क्या रहेगा? बुद्धि के एक तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक। देखिए हमने एक कारक पढ़ा, बहुकारक पढ़ा, द्विकारक पढ़ा, तरल कारक पढ़ा। तो आपको याद रखना है बुद्धि के एक तत्व सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो कौन रहेंगे? स्टर्न, विलियम स्टर्न जी रहेंगे। तो आपको ये पूरे कारक और ये इनकी जो एक नोट डाउन कर ले पेपर में, ताकि पेपर 2 दिन बाद आपका पूछे जाए तो आपको याद होना चाहिए। तो याद रखना एक तत्व सिद्धांत किसने दिया? विलियम स्टर्न ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द्वि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अभी बताया था, क्वेश्चन पहले भी आ चुका लेकिन क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दिया गया है। थोरनडाइक ने, थर्स्टन ने, कैली ने, स्पीयरमैन ने। तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका? सी रहेगा। स्पीयरमैन ने द्वि सिद्धांत के प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। और जो स्पीयरमैन ने कौन कौन से किस के ऊपर किया है? सामान्य और विशिष्ट। कई बार आ जाता है जनरल या स्पेशल या फिर जी या एस, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। अभी जो पहले पूर्ण डिटेल में बताया गया आपको क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका बुद्धि का बहुतत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बिने हैं, ट्रमन हैं, थर्स्टन हैं या स्टर्न हैं। देखिए पूर्ण डिटेल में क्वेश्चन आपको करवा दिए गए हैं, उनके एमसीक्यूज लिए गए हैं। तो बुद्धि के बहुतत्व सिद्धांत के प्रतिपादक आपके कौन रहेंगे? थर्स्टन रहेंगे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही है, तो नोट डाउन करें प्लीज़, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा बुद्धि से ही रिलेटेड रहेगा, क्योंकि बुद्धि की सीरीज चली है। पहले हमने बाल मनोविज्ञान पढ़ा था, बुद्धि के बारे में पढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? बुद्धि परीक्षण से कौन सा नाम संबंधित है? तो आपको मैंने पहले बताया जिसको जन्मदाता भी माना गया है, ये क्वेश्चन आ चुका है। बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता किसे माना गया है? क्रो एंड क्रो को, जोन्स को, अल्फ्रेड बिने को, रोज को। तो नाम आपको भूलना नहीं चाहिए। तो किसको माना है? बुद्धि परीक्षण का कौन सा नाम संबंधित आता है? अल्फ्रेड बिने जी आते हैं। इन्होंने बुद्धि को क्या जन्मदाता के रूप में या बुद्धि के रूप ऊपर पूर्ण रूप से जिन्होंने कार्य किया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा जो बुद्धि के ऊपर ही बताया गया, बुद्धि लब्धि एक गणना है। गणना का मतलब कि हमारे पास कितनी बुद्धि है, ये क्या है? गणना के रूप में है, जिससे बुद्धि का क्या किया जाता है? आकलन लगाया जाता है। जर्मनी के मनोवैज्ञानिक हैं, याद रखना अभी अभी नाम आए थे, विलियम स्टर्न और एल्फ्रेड बिने। इन्होंने ही बुद्धि को क्या किया? प्रतिपादित किया है। तो बुद्धि के बारे में अगर पूछ लिया जाए तो इन दोनों का जन्म कहाँ से रहेगा, यानी कौन से कंट्री से इनका संबंध रहेगा? तो जर्मनी से। और बुद्धि के ऊपर सबसे कार्य जो ज़्यादा कार्य किया किसने? स्टर्न और अल्फ्रेड बिने का नाम इनके साथ जुड़ा हुआ है। तो बुद्धि परीक्षण में 2 महान मनोवैज्ञानिक रहेंगे, विलियम स्टर्न और अल्फ्रेड बिने। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा बुद्धि से ही रिलेटेड हमारा क्वेश्चन रहेगा बुद्धि लब्धि। अभी देखिए कैसे निकाली जाती है बुद्धि लब्धि। IQ इज इक्वल टू मानसिक आयु, बुद्धि लब्धि कहो या हमारी IQ, मानसिक आयु बटे में क्या रहेगी? हमारी वास्तविक आयु, यानी जिसको हम कहते हैं अपोन में वास्तविक आयु मल्टीप्लाई करो 100 से। यानी हमारी मानसिक आयु 12 साल है, वास्तविक आयु 10 साल है, गुणा में 100। तो हमें पता चल जाएगा हम किस किस्म के बच्चे हैं, औसत हैं या कैसे हैं। अगर आपको ये पूरी टेबल चाहिए या जानकारी चाहिए तो इसकी जानकारी हम आगे दे रहे हैं। देखिए मानसिक आयु का मतलब क्या होता है? किसी व्यक्ति द्वारा अपनी आयु से अधिक कार्य करना। यानी बच्चा 10 साल का लेकिन कार्य कितने साल का कर रहा है? 12 साल का कर रहा है। वास्तविक आयु क्या होती है? किसी व्यक्ति की वास्तविक आयु जो उसकी है। जैसे मान लो 10 साल का बच्चा और 10 साल का ही कार्य
कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वास्तविक आयु के नाम से जानेंगे। तो चलिए अब देखते हैं हमारी बुद्धि लब्धि कैसे निकालते हैं। बुद्धि लब्धि से रिलेटेड टेबल अगर आपसे इसके अंदर से कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपका क्वेश्चन गलत ना होगा। तो टेबल में क्या दिया गया है, 140 या उससे अधिक हो तो उसको हम क्या मानते हैं, जो अति उत्कृष्ट या प्रतिभाशाली बच्चे हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है अति प्रतिभाशाली बच्चे किसको माना गया है, तो 140 से अधिक बुद्धि वाले या 140 बुद्धि वाले को हम क्या मानते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे मानते हैं। फिर आता है 120 से 139 तक के बीच की जिसकी बुद्धि होती है उसको हम बोलते हैं उत्कृष्ट बुद्धि के स्टूडेंट। जो 110 से 119 तक होता है वो श्रेष्ठ है। और जो आम जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या जिन बच्चों की पाई जाती है वो 90 से 109 भी आ सकता है, 110 के बीच में जो रहते हैं वो सामान्य बुद्धि यानी जिसको हम औसत बुद्धि के नाम से भी जानते हैं। और जिसकी 80 से 89 तक यानी 90 से कम आने लग जाते हैं तो वो मंद बुद्धि। 70 से जो 79 तक के होते हैं वो अक्षीण बुद्धि, और जो 50 से 69 तक के बीच के होते हैं वो मूर्ख। अगर इससे भी नीचे तो महामूर्ख यानी जिसके अंदर किसी तरीके की कोई बुद्धि नहीं होती है। तो कम बुद्धि वाले बच्चे की बुद्धि लब्धि की जो हमारी जो टेबल दी गई उससे हम निकाल सकते हैं कि किसके अंदर औसत बुद्धि है, किसके अंदर ज़्यादा बुद्धि है, या जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं या कौन मंद बुद्धि बच्चे हैं। तो टेबल के माध्यम से आपको अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो इसको आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन दिया गया है, ऐसे जो कारक बार बार बुद्धि के बारे में बताए जा रहे थे तो एक टेबल के माध्यम से मैंने ये डाल दिए हैं ताकि अगर आपसे इनमें से क्वेश्चन आए तो पूछ लिया जाए तो क्वेश्चन आपका गलत न हो। तो नोट डाउन आप कर भी सकते हैं और इसको 1 या 2 बार पढ़ने से इस टेबल से आपको पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है, सिद्धांत और उसके प्रतिपादक। एक कारक सिद्धांत किसने दिया, बिने ने, स्टर्न ने और टर्मन ने। तो आपको याद रखना किसने ये सिद्धांत दिया है, बिने, स्टर्न और टर्मन। द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है, स्पीयरमैन ने। स्पीयरमैन का सिद्धांत कौन सा था, जी और एस वाला। बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने। समूह कारक सिद्धांत किसने दिया है, थ्रस्टन ने। थ्रस्टन के बारे में भी आपको डिटेल से बताया गया था। पदानुक्रमिक जो सिद्धांत है वो किसने दिया है, वो आपका दिया है जेपी गिलफोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका सिद्धांत है तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत किसने दिया है, आरबी कैटले ने। क्या किसका सिद्धांत दिया है, जो तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, हार्वर्ड गार्डनर ने। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया, तो किसने दिया है वो हार्वर्ड गार्डनर। गार्डनर के बारे में आपको पूर्ण रूप से डिटेल में बता दी गई थी। तो थैंक यू व्यूअर्स, ये आज के हमारे जो क्वेश्चन थे तो 2 टॉपिक के ऊपर थे। एक तो बाल मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के ऊपर और दूसरा जो था बुद्धि के ऊपर। बुद्धि के जितने भी हमारे जो प्रतिपादक हुए हैं उनके बारे में आपको पूर्ण डिटेल दे दी गई है। अगर आपको बिना बकवास के बिना डायलॉग बाजी के ये वीडियो पसंद आई है तो सिर्फ हमारे जाते जाते वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हौसला बना रहे और आप सबके लिए हम ऐसी ही अच्छी मोटिवेशनल और इन्फॉर्मेशन भरी हुई वीडियो लेकर आते रहें। धन्यवाद।